बच्चों एक और एग्जाम्पल लेते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का। जैसे मैंने कहा था कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में पोटेशियम आयोडाइड का एक्सेस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और पर्पस होता है टू टाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मैंने एक एग्जाम्पल लिया भी था और बताया भी था कि अगर इंटरमीडिएट सब्सटेंस जो इन्वॉल्व है, अगर उसका वैलेंसी फैक्टर पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन में सेम नहीं है तो इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं करने हैं, आपको मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले इंटरमीडिएट सब्सटेंस के एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं और बड़ा अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन के रूप में ही आपसे पूछता हूं मैं। मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे कहते हैं, मैं सिंबॉलिकली बता रहा हूं। पोटेशियम आयोडेट का एक्वस सॉल्यूशन है 200 ml, मोलारिटी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन x मोलर ये दी हुई है। इट इज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ Ki सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स आयोडीन विल बी लिबरेटेड इन द एसिडिक मीडियम को एसिडिक बना दिया गया, ये कॉम प्रोपोर्शनेशन है। और आयोडीन इज एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3 0.2 m, और मान लो ये 0.2 m और 500 ml नीडेड। साथ में बन गया NaI प्लस Na2S4O6 Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट इज फॉर्म्ड। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी थी KiO3 की, टाइट्रेटेड विद पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस ऑफ सॉल्यूशन in acidic medium com proportionation occurs, I2 is formed. I2 is treated with the hypo solution to form NaI and Na2S4O6. आपको बताना है कि what is the value of x, find x। करो सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व इट। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। किया। देखो क्वेश्चन को इधर अपने आंसर मैच करना, थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन में। ये एक रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है और ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट सब्सटेंस, ये इंटरमीडिएट सब्सटेंस है। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करें कंसंट्रेशन ऑफ KiO3? पहले तुम ध्यान दो, आप पहले सेकंड रिएक्शन में मोल्स निकाल लो। तो मोल्स ऑफ I2 रिएक्टेड इन सेकंड रिएक्शन, इसको सेकंड रिएक्शन बोल दो, इसको रिएक्शन 1 बोल दो। मोल्स इनटू इट्स वैलेंसी फैक्टर, I2 का वैलेंसी फैक्टर सेकंड रिएक्शन में कितना है? ध्यान से देखोगे तो 0 से -1 आया है तो वैलेंसी फैक्टर 2 है सेकंड रिएक्शन में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो मतलब मोलैरिटी 0.2 इंटू वॉल्यूम 0.5 लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर 1। क्यों हाइपो का वैलेंसी फैक्टर 1 क्यों है? +2 से कहां पहुंच गया? +2.5 पर सल्फर, आधे का चेंज। 2 सल्फर हैं तो 1 का चेंज, तो वैलेंसी फैक्टर इज 1। तो अकॉर्डिंगली ये वैल्यू अगर देखें तो क्या आ गए? मोल्स ऑफ I2 रिएक्टेड इन द सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू, ये 0.1 हो गया और 0.05 मोल, राइट। 0.05 मोल्स हो गए आयोडीन के विच रिएक्टेड इन द सेकेंड रिएक्शन। अब जरा फर्स्ट रिएक्शन पे आओ, जितने मोल्स खर्च हुए हैं उतने ही बने होंगे। तो मोल्स ऑफ I2, या ऐसे बोल दो इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 फॉर्म्ड in reaction 1 is equal to equivalents of potassium iodate। अब ध्यान दो, I2 के मोल्स कितने खर्च हुए थे? जितने खर्च हुए थे उतने ही बने थे। कितना? 0.05 इंटू व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर ऑफ I2 कॉम प्रोपोर्शनेशन है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ I2 इज 5/3। ध्यान दो, वैलेंसी फैक्टर कॉम प्रोपोर्शनेशन है, ये 5/3 है। जो डिस्प्रपोर्शनेशन का होता है वही कॉम प्रोपोर्शनेशन का वैलेंसी फैक्टर होता है। ध्यान दो, हम पढ़ चुके हैं ये बात, भूलना मत। I2 I- एंड IO3- में कन्वर्ट होता है, मान लो बेसिक मीडियम में।
तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया था, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2, n2 5 में गया है तो 10, 2 प्लस 10 20/12, 4 5/3, ये था वैलेंसी फैक्टर I2 का। बहुत गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ। सच ए वंडरफुल थिंग, इट्स ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस्ड। जेई एडवांस्ड के लिए इट इज ए यूजफुल कॉन्सेप्ट। 5/3 है वैलेंसी फैक्टर, भूलना मत। इन द फर्स्ट रिएक्शन I2 का वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम नहीं है, एंड वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी KiO3 के इक्विवेलेंट्स ऑफ KiO3, और वो कितने, दैट इज 0.2 लीटर इंटू मोलैरिटी X इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना, जरा देखो। वैलेंसी फैक्टर आयोडीन तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 से गया है, तो 5 से 0 का चेंज, 5 का चेंज हुआ पर आयोडीन, और एक ही आयोडीन है, तो वैलेंसी फैक्टर इज 5। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ KiO3 इज 5। अब जरा सॉल्व करो, 5 से ये 5 कैंसिल, 0.2x इज इक्वल टू 0.05/3, तो x की वैल्यू हो गई, ये 1/5 लिख लो, 0.25/3 मोलर। बस यही आंसर हो गया, 1/12 मोलर। दैट्स इट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये वाला रिवाइज कर लो, पूरा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन बिल्कुल साफ, एकदम क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। करो तो सही, कॉन्सेप्ट है ये, बातों से ना काम चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो गाइज ये था क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन, नोट करो। तो ये हुआ वेरियस टाइट्रेशंस, रेडॉक्स टाइट्रेशंस हमने पढ़ लिए, हो गए रेडॉक्स टाइट्रेशंस, बात कर ली हमने रेडॉक्स टाइट्रेशंस की। अब हम वी विल मूव नाउ टू एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ये नोट करें पूरी बात पहले। Now coming to acid base titration, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, थोड़ा इंडिकेटर चेंज हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो वही है कि टाइट्रेशन करा रहे हैं तो पर्पस था कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना। जैसे मान लो HCl है, अब HCl अगर एनालाइट है और टाइट्रेट है तो फिर टाइट्रेंट कौन होना चाहिए, बेस। जैसे NaOH, टाइट्रेंट एडेड फ्रॉम ब्यूरेट, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कोई सुटेबल इंडिकेटर जैसे फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, तो HPH और मिथाइल ऑरेंज, ये इंडिकेटर कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, लेकिन ये सब बातें हम आयनिक इक्विलिब्रियम में सीख चुके हैं। HCl का सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। NaOH की कंसंट्रेशन पहले से पता होगी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। कितना वॉल्यूम खर्च होगा ब्यूरेट से मालूम पड़ जाएगा जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या बोलोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। एसिड और बेस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल कर दो, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 एंड दैट्स इट। N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाएगा ये सॉल्व। आ गई बात समझ में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहीं पे अब बात करेंगे हम डबल टाइट्रेशन की। डबल टाइट्रेशन एक तरीके से बच्चों के लिए एक काइंड ऑफ नाइटमेयर है। नाइटमेयर मतलब
बुरे बुरे सपने आते हैं बच्चों को डबल टाइट्रेशन के, ना समझ में आता है इनको, जना क्यों ना समझ में आता। ध्यान से बात ना सुनते हैं, ध्यान से बात सुनो। डबल टाइट्रेशन इज कमिंग टू यू नाउ। हेड लिखो डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। पर्पस क्या है मैं बताऊंगा उसको। डबल टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे। 2 बार टाइट्रेशन करते हैं, 2 इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है अलग अलग, 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आते हैं। ये बात नोट करो पहले, फिर लिखो डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन involves 2 equivalence point and hence 2 indicators are needed. दो इक्विवेलेंस पॉइंट आएंगे, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनका फिजिकल डिटेक्शन कलर चेंज करवाने के लिए वी नीड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, मोस्टली फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थलीन की जो ट्रांजिशन रेंज होती है वो 8 से 10 होती है और मिथाइल ऑरेंज 3 से 4.4 की रेंज होती है। अच्छा, पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ डबल टाइट्रेशन is to determine composition of a mixture. फॉर एग्जाम्पल जो हमसे पूछे जाते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर, और फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस Na2CO3 का मिक्सचर, और इवन ये भी हो सकते हैं NaOH सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर। इस तरह के मिक्सचर्स मान लो सॉलिड स्टेट में हों और उनसे कंपोजिशन पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें कितना NaOH है और कितना सोडियम कार्बोनेट है। अब ऐसा थोड़ी है कि मिक्सचर लिया, पाउडर देखेंगे आंखों से, ये वाला दाना, ये वाला सफ़ेद रंग का दाना NaOH का, ये सफ़ेद दाना सोडियम कार्बोनेट का, अलग कर लिया, चिमटी से पकड़ पकड़ के। पागल हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है। आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, सॉल्यूशन बना करके सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, उसका टाइट्रेशन कराओगे। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का तरीका जो होता है वो होता है थ्रू टाइट्रेशन। पर्पज ही है टाइट्रेशन का। तो ये सब मिक्सचर्स हैं जिनके कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करने हों तो वी यूज डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन में फिनोप्थलीन जो होता है, फिनोप्थलीन HPH इंडिकेटर, कलरलेस इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कलरलेस नहीं, पिंक, सही करो इसको, पिंक इन बेसिक मीडियम व्हेन pH is greater than 10, colorless in acidic medium। ये कलरलेस होता है इन एसिडिक मीडियम व्हेन pH is less than 8। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, रेड when solution is acidic, strongly acidic, अच्छा खासा एसिडिक हो जाएगा तब ये एसिडिक, एंड येलो when solution is weakly acidic और बेसिक।
ये इनके कलर चेंज होते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट ध्यान देने वाला होता है। और ये हमेशा याद रखना है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट जो है फिनोप्थलीन इंडिकेटर पूरे सोल्यूशन को सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में बेसिक सोल्यूशन होता है अच्छा खासा पिंक कर देगा, मगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इट रिमेन्स कलरलेस। ये याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में मिथाइल ऑरेंज ये फिनोप्थलीन इंडिकेटर रिमेन्स कलरलेस। लिखेंगे इस बात को, पहले ये लिख लो, ये सब बड़ी वाइटल इंपॉर्टेंट बात, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखो। अच्छा, नया कुछ नहीं है, ये सब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं एक बार, नया कुछ नहीं है। तो दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट, नोट करो पूरी बात। HPH phenolphthalein is colorless in presence of NaHCO3 aqueous solution। अगर केवल यही सॉल्यूशन हो सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये कलरलेस होता है, ये बातें याद रखनी है। अब मैं बताता हूं आपको, मान लो ये एक बीकर है, कैसे टाइट्रेशन परफॉर्म कराते हैं। आपको एक सॉलिड पाउडर दे दिया, सैंपल दे दिया, W ग्राम सॉलिड मिक्सचर ऑफ मान लो NaOH सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, मान लो W ग्राम मिक्सचर दे दिया, कहा कि बताओ कंपोजिशन क्या है इस W ग्राम में, कौन कौन कितने मोल्स या कितने कितने ग्राम है। मान लो ये आपने X ग्राम, X मोल ले लो, मोल के टर्म्स में ले लो, X मोल, Y मोल, Z मोल। एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी, टोटल मास W है, हमें X Y Z ही तो फाइंड आउट करने हैं। तो X इंटू मोलर मास, एक मोल है, एक मोल का मोलर मास 40, Y इंटू 106, Z इंटू 84, ये मोलर मासेस हैं इनके। आ गया टोटल मास, दैट इज गिवन इन W, इक्वेशन नंबर 1। 3 अननोन है इस पूरे एनालिसिस में। आपको पुड़िया में रख के एक पाउडर दिया, सैंपल, तीनों वाइट कंपाउंड होते हैं। ये कहा W ग्राम सैंपल है, W की वैल्यू बताएंगे क्वेश्चन में, 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 8 ग्राम है, 6 ग्राम, जो भी होगा। मान लो NaOH X मोल है, सोडियम कार्बोनेट Y मोल है और सोडियम बाइकार्बोनेट Z मोल है। X इंटू 40 प्लस Y इंटू 106 इसका मोलर मास प्लस Z इंटू इसका मोलर मास 84 इज इक्वल टू W। इक्वेशन एक आ गई। 2 और इक्वेशन चाहिए, X Y Z में 3 लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। X Y Z में वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ X Y एंड Z। बाकी 2 इक्वेशन आएंगी 2 टाइट्रेशन से, जिसमें 2 इंडिकेटर इस्तेमाल होंगे, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। क्या करो, ये W ग्राम सैंपल लो, और ऐसे W ग्राम हमारे पास कई सैंपल होंगे, तो W ग्राम सैंपल लो, पानी घोल लो, और यहां आ गया फिर कौन, NaOH सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट एक्वस सॉल्यूशन में आते ही आपस में रिएक्शन कर लेंगे और बना लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मान लो ले लिया पानी सॉल्यूशन में। आप पहले क्या करो, आप पहले इंडिकेटर मिला लो, पहले पूरा सॉल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक हो जाएगा। भाई NaOH तो बहुत स्ट्रांग बेस है, तीनों में सबसे स्ट्रांग कौन, NaOH, फिर कौन, सोडियम कार्बोनेट, और सबसे लेस बेसिक कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक तरीके से फिनोप्थलीन मिला लिया HPH, पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन की पीएच अभी कितनी होगी, जब NaOH प्रेजेंट है, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन की पीएच होगी 12, 13, 13.5 इस टाइप से, depending upon their concentration, and the solution will become pink in color. So initially solution is pink. Initially pink. कट तो नहीं गया लेफ्ट साइड में, जरा मैं चेक कर लूं एक बार।
नहीं नहीं ठीक है, पूरा सॉल्यूशन पिंक हो गया। अब टाइट्रेशन है तो टाइट्रेशन किससे कराओगे, किसी HCl या किसी एसिड से कराओगे, HCl ये टाइट्रेंट है। ब्यूरेट से मिलाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब कैसे परफॉर्म कराएं, विद फिनोप्थलीन इंडिकेटर। विद फिनोप्थलीन इंडिकेटर HCl मिलाया जा रहा है। अब पहले ड्रॉप मिलाओगे HCl की तो कौन आएगा रिएक्शन करने के लिए, NaOH आएगा, क्योंकि सब अगर एसिड मिलाते हो तो सबसे पहले रिएक्शन करने कौन आएगा, जो स्ट्रॉन्गर बेस हो। स्ट्रॉन्गर बेस खत्म होगा तो फिर उससे कम वीकर बेस आएगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा है यहाँ, NaOH। तो आपने HCl की पहली बूंद दूसरी बूंद मिलाई तो कौन आया दौड़ करके रिएक्शन करने, NaOH। तो NaOH विल रिएक्ट HCl से और NaCl तक जाएगा, हो गया न्यूट्रलाइज। जैसे ही NaOH पूरा खत्म हुआ, अब बारी किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। हालांकि सोडियम कार्बोनेट बचा नहीं होगा, वो तो NaOH ने रिएक्शन कर ली होगी, बट उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से Na2CO3 ऑल्सो विल रिएक्ट NaHCO3 तक। नहीं, रिएक्शन तो ये फर्दर भी करेगा, बट कलर चेंज जब तक होगा HCl द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3 नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब HCl जब तक रिएक्शन करेगा ही नहीं वो, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। देखो फिनोप्थलीन इंडिकेटर से टाइट्रेशन करवा रहे हैं, मतलब फिनोप्थलीन अपना कलर चेंज कब तक नहीं करेगा। फिनोप्थलीन जैसे ही NaOH पूरा खर्च होगा NaCl में, अब सोडियम कार्बोनेट वो भी बहुत स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन बना रहा है, वो भी खत्म होगा NaOH में। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट 2 स्टेप में कन्वर्ट होता है, तो Na2CO3 जब HCl से रिएक्शन करता है तो पहले बनाता है NaHCO3 और फिर और HCl से रिएक्शन करके बनाता है H2CO3 और CO2, 2 स्टेप में। तो सोडियम कार्बोनेट NaHCO3 में कन्वर्ट हो रहा है। जब तक सोडियम कार्बोनेट पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक सोडियम बाइकार्बोनेट तो ताजा बना हुआ है वो, और जो पुराना पड़ा हुआ है वो रिएक्शन नहीं करेंगे। जैसे ही NaOH पूरा खत्म हुआ और सोडियम कार्बोनेट भी पूरा खत्म हुआ, फिनोप्थलीन ने अपना कलर चेंज कर दिया, कलर बिकम्स कलरलेस, द एंटायर सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। कलरलेस का मतलब यह हुआ कि NaOH पूरा खत्म हो चुका है, सोडियम कार्बोनेट पूरा खत्म हो चुका है, और किस में कन्वर्ट हो चुका है, NaHCO3 में। और NaHCO3 ताजा जो बना है और पुराना जो पड़ा था, उन्होंने अभी रिएक्शन HCl से शुरू नहीं की, एंड यू स्टॉप्ड एडिंग HCl। फिनोप्थलीन ने अपना कलर चेंज कर दिया, इट बिकम्स कलरलेस नाउ। तो व्हेन HPH इज कलरलेस, NaOH consumed, Na2CO3 consumed, और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक रिएक्शन शुरू ही नहीं की, HCl मिला ही नहीं, आपने HCl मिलाना बंद कर दिया, तो फिर क्या इक्वेशन बनी, तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या बोलोगे, NaOH के मोल्स X इंटू वैलेंसी फैक्टर 1, वैलेंसी फैक्टर 1 है यहां भी सोडियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर 1 है। क्यों, एक ही H+ तो चिपकाया है यहां पर, एसिड बेस के आपने वैलेंसी फैक्टर पढ़े थे, और यहां तो रिएक्शन ही नहीं हुई, तो X इंटू 1 प्लस सोडियम कार्बोनेट के मोल्स Y इंटू 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर। फिनोप्थलीन इंडिकेटर ने जब कलर चेंज किया तब तक के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। आ गई इक्वेशन नंबर 2, एक इक्वेशन ये रही, एक ये आ गई। अभी काम नहीं बनेगा, एक और इक्वेशन चाहिए। डबल टाइट्रेशन हमेशा स्टूडेंट्स को एक टफ मुश्किल सी चीज लगती है, जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके 2, 3, 4 बार भी देखें इसको। उसके बाद क्या किया, सॉल्यूशन को फेंक दिया। ये टाइट्रेशन हो गया फिनोप्थलीन के साथ में। आप चाहो तो इसी सॉल्यूशन से आप टाइट्रेट कर लो, और चाहो तो इस सॉल्यूशन को फेंक दो। अब फेंक दो क्या, ये बीकर रखो, एक नया बीकर लो और फिर W ग्राम सैंपल लो। मैं ये हटा रहा हूं राइट साइड वाला, वो तो समझाने के लिए था कि सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ 2 स्टेप में रिएक्शन करता है, तो वो नोट कर लो जरा एक बार पूरी बात।
राइट साइड वाली मुझे स्क्रीन चाहिए होगी ये। हाँ, अब आओ। अब ये तो खत्म हो गया। टाइट्रेशन रिपीटेड विद फ्रेश W ग्राम मिक्सचर, और किसकी प्रेजेंस में? विद मिथाइल ऑरेंज। विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर दोबारा से टाइट्रेशन परफॉर्म किया, पुराना वाला सॉल्यूशन फेंक दिया, नया W ग्राम सैंपल लिया, W ग्राम सैंपल को वापस से उतने ही वॉल्यूम सॉल्यूशन में मिला दिया, अब फिर वापस से टाइट्रेशन करवाया। तो क्या होगा इस बार क्या होगा? देखो, NaOH वापस रिएक्शन करेगा। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज अपना कलर जब चेंज करता है, जब सॉल्यूशन अच्छा खासा एसिडिक हो गया हो, इसका मतलब NaOH को कन्वर्ट होना होगा NaCl में with the valency factor 1. Sodium carbonate will convert to NaHCO3. No, it will convert to H2CO3 or CO2 gas will be liberated out. अब बताओ, 2H+ चिपकाए हैं तो now valency factor will be 2. मिथाइल ऑरेंज अपना कलर जब चेंज करेगा वो येलो से रेड जब होगा, जब पूरा का पूरा सोडियम कार्बोनेट H2CO3 में कन्वर्ट हो गया हो, कंप्लीट टाइट्रेशन हो चुका हो। एंड नॉट ओनली दैट, पुराना पड़ा हुआ NaHCO3 विल आल्सो कन्वर्ट इनटू H2CO3 और CO2 विद द वैलेंसी फैक्टर 1। ये आया फिर नया इक्विवेलेंस पॉइंट। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट with methyl orange, what? X mole थे into valency factor 1 plus Y moles into valency factor 2 plus Z moles into valency factor 1 should be equal to what? Gram equivalents of HCl किसकी प्रेजेंस में? मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में। तो मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में आ गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्वेश्चन में आ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन इज ऑल्सो नोन टू अस। फ्रेश टाइट्रेशन स्टार्ट किया है, पुराना वाला सॉल्यूशन फेंक दिया, नए टाइट्रेशन को स्टार्ट किया है, वापस W ग्राम घोला था हमने पानी के अंदर, और फिर टाइट्रेशन HCl से सेम कंसंट्रेशन वाले HCl से हमने परफॉर्म कराया था, एंड वी गेट द इक्वेशन। नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ X, Y, Z, we got the composition of the mixture. That was the purpose of this titration. This is called double titration. 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, 2 बार टाइट्रेशन परफॉर्म कराना पड़ा। यही बात समझ में? तो बच्चों, ये था माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ें, जेईई एडवांस में इस पे पहले कई बार क्वेश्चन आए हैं। अभी काफ़ी समय से डबल टाइट्रेशन पे कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिखाई पड़ा है, बट नहीं दिखाई पड़ेगा डज नॉट मीन दैट दिखाई नहीं पड़ेगा। मे बी आस्क्ड अगेन, नोट इट डाउन, दिस वाज अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट। एक बार नोट करें, आई टेक वन क्वेश्चन ऑन इट, नोट इट डाउन। ये वो चीजें हैं जिनको क्लियर कर लो आप, तो मतलब चैप्टर आपकी पूरी ग्रिप में होगा। रटने से नहीं हो पाएंगी, ये पक्की बात है। रटने से कुछ नहीं हो सकता। रटना ही है तो इनऑर्गेनिक रट लो यार, काम बन जाएगा भाई। ब्लॉक केमिस्ट्री रट लो एनसीईआरटी से, बार बार पढ़ो, वही रटना है बस। लेट्स डू वन क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि सैंपल ऑफ Na2CO3 and NaHCO3 is divided into 2 parts. One part
is titrated with 1 NaCl 5 ml was needed with phenolphthalein indicator. Second part of sample is titrated with 1 NaCl 12 ml of HCl was needed with methyl orange indicator. Find number of moles of sodium carbonate and sodium bicarbonate in initial mixture, initial sample. अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब मैं सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्लास में जो ले रहे हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमारे एक्सपीरियंस से निकल के आए हुए सवाल हैं कि भाई बच्चों को ये सवाल कराएं तो उनका कॉन्सेप्ट जो थ्योरी पढ़ी है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इसलिए क्लास में पढ़ाए गए थ्योरी के समय जो क्वेश्चंस हम लेते हैं उनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना करो फॉर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं भी करूंगा, आप सॉल्व करो। मैं भी क्या आंसर आया देखो जरा देखें। विद फिनोप्थलीन इंडिकेटर, ये रहा फिनोप्थलीन की प्रेजेंस में क्या हुआ होगा। फिनोप्थलीन की प्रेजेंस में HCl इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाता है और HCl केवल किससे रिएक्शन करता है, सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, अच्छा सैंपल मान लो जो भी है, हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। XX मोल, मान लो ये x/2 मोल्स हुए, ये भी x/2 मोल। क्यों? जो ओरिजिनल सैंपल है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, इक्वल पार्ट्स में, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इक्वल और कर लो तो दो इक्वल पार्ट्स में है तो x/2 मोल्स आ गए। मान लो x और y मोल्स थे, y ले लो ना, ये x मोल ये y मोल, बट सैंपल के अंदर x/2 y/2। सोडियम बाइकार्बोनेट तो रिएक्शन नहीं करेगा, तो फिनोप्थलीन में सोडियम कार्बोनेट कहाँ गया होगा, NaCO3 में, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो पुराना पड़ा हुआ था नहीं, उन्होंने रिएक्शन नहीं की विद द वैलेंसी फैक्टर 1। तो इसका मतलब x/2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl यूज्ड। HCl के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मतलब 1 नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम 5 × 10⁻³ लीटर, 10⁻² मोल। आ गया आंसर, एक आंसर तो आ गया। अब विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का इस्तेमाल करोगे तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर क्या करेगा, एक तो सोडियम कार्बोनेट को पहुंचाएगा। कलर चेंज जब होगा जब सोडियम कार्बोनेट कहां पहुंच गया हो, CO2 में और H2CO3 कार्बोनिक एसिड में, विद द वैलेंसी फैक्टर 2। साथ ही साथ जो NaHCO3 पुराना पड़ा हुआ था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया होगा, CO2 और H2CO3 में विद द वैलेंसी फैक्टर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x/2 मोल्स, वापस x/2 मोल्स ही होंगे सैंपल में, इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 प्लस y/2 मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 12 मिलीमोल। तो 1 नॉर्मल, 12 × 10⁻³ जरा देखियो, x की वैल्यू 10⁻² थी तो 2 से 2
10 इंटू 10 टू द पावर, तो y/2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -3, कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। तो y की वैल्यू आ गई कितनी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। आंसर देखो, आंसर ये हो गया सोडियम कार्बोनेट ओरिजिनली कितना, ये तो x की वैल्यू थी, यही तो चाहिए था हमें 10 टू द पावर -2 मोल। और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल्स कितने 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लें, कोई एरर हो तो अपने आप सही कर लें उसको। कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू गो लाइक दिस। x/2 x/2 क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सैंपल आधा आधा है जो टाइट्रेशन करवाया गया है। तो गाइस ये था टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज ओवर, टाइट्रेशन इज ओवर। रेडॉक्स टाइट्रेशन भी पढ़ लिया, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन भी कर लिए, डबल टाइट्रेशन पढ़ लिया, एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ लिया। थोड़ी सी बात करेंगे बैक टाइट्रेशन की, और फिर बात करेंगे कुछ और जनरल कॉन्सेप्ट्स की, जैसे ओलियम क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, ब्लीचिंग पाउडर के लिए हम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खास पसंद है, काइंड ऑफ डार्लिंग है IIT JEE मेन एज वेल एज एडवांस्ड। हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन पर तो खूब पूछते हैं आजकल। चलिए बात करते हैं बैक टाइट्रेशन की। तो हेडिंग लिखो बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन, एक्चुअली बैक टाइट्रेशन इज द पार्ट ऑफ टाइट्रेशन जिसके अंदर कई बार हम एनालाइट की कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टाइट्रेंट विच इज टेकन इन एक्सेस। तो क्या पॉइंट्स हैं बैक टाइट्रेशन? concentration of analyte is determined by reacting with excess of reagent or titrant. The remaining titrant is titrated with some other reagent. ये होता है कि बैक टाइट्रेशन में concentration of analyte is determined by reacting with the excess of the reagent or titrant, and remaining titrant is titrated with some other reagent. इसमें एक्चुअली पर्पस ऐसा क्यों, हम एनालाइट को डायरेक्टली एक्सेस ऑफ रिएजेंट से टाइट्रेट करवा लें तो कई बार इंडिकेटर प्रॉपर सुटेबल नहीं मिलता। तो समटाइम्स इंडिकेटर may not be suitable or end point is not very accurately detected by indicator for analyte and titrant endpoint. Then we use back titration. देखो क्या बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लो A कोई एनालाइट है, B उसमें टाइट्रेंट मिला दिया एक्सेस में, कंसंट्रेशन पता है इसकी, तो कुछ मान लो C बन गया ठीक है, बट दिस B इज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द B इज टाइट्रेटेड विद मान लो Y और Z बन गया,
तो क्या बना रहे हैं, ए और बी का टाइट्रेशन, ए एनालाइट है जिसकी कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। टाइटेंट की कंसेंट्रेशन तो पता है, मगर ये एक्सेस में मिला लिया तो इसने ए को तो निपटाया, बट जो बी बचा रह गया उसकी अमाउंट किससे टाइट्रेट करवाई, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द बी इज टाइट्रेटेड विद जेड, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द बी इज टाइट्रेटेड विद जेड। और y की अमाउंट हमें पता होगी तो बस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया, यहीं क्यों नहीं करवा लिया, यहीं ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाते बी को, नहीं, कई बार ए और बी का एंड पॉइंट प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाता, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ द वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस हो तो हमें एंड पॉइंट अच्छे से मिल नहीं पाता बिकॉज इंडिकेटर इज नॉट सुटेबल। हम आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बात पढ़ चुके हैं। ऐसे केसेस में कई बार हम बैक टाइट्रेशन परफॉर्म कराते हैं। हालांकि इतना सब नहीं भी पता हो तो क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्या सॉल्व कर लोगे, ये जो बी का कुछ पोर्शन खर्च करवाया ए ने और बी का कुछ पोर्शन खर्च करवाया वाई ने, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कौन कौन, एक तरीके से बी जो खर्च हुआ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए and also the remaining gram equivalents of B is equal to number of gram equivalents of Z. So number of gram equivalents of B is equal to number of gram equivalents of A plus number of gram equivalents of Z. From this concept accordingly questions can be solved. Otherwise individually also you can do. Number of gram equivalents of A is equal to number of gram equivalents of B reacted. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बी बचे हुए जो हैं दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ वाई एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। सो स्टूडेंट्स दिस वाज द कॉन्सेप्ट, ये था बैक टाइट्रेशन। ये अगर किसी को ना भी पता हो ना कि व्हाट इज बैक टाइट्रेशन, क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। तो सवाल सॉल्व करते हैं, पहले पूरी बात नोट करो, नोट डाउन। जैसे लेट अस टेक वन क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है कुछ 10 ग्राम ऑफ a sample of calcium hydroxide is dissolved in 50 ml of 0.5 N HCl solution. The excess of HCl is back titrated. The excess of HCl is back titrated with the 0.3 m NaOH. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ NaOH इज 10 ml जो यूज हुआ। फाइंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये है, देखो भाई सवाल आप खुद ही सॉल्व करो। बैक टाइट्रेशन आपने थ्योरी में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैक टाइट्रेशन शब्द ना भी पता हो देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आंसर आया देखो इधर। 10 ग्राम सैंपल है और एंड में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब ये सैंपल प्योर नहीं है, इसमें कुछ कचरा भी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इंप्योरिटीज, ये सैंपल टोटल 10 ग्राम है। अब मान लो ये W ग्राम है। कैल्शियम का एटॉमिक मास चाहिए तो वो 40 होता है, ये तो पता है सबको।
ठीक है, अब एक फ्लो डायग्राम बना लो। नाउ दिस इज रिएक्टेड विद HCl, कितना 50 ml इस्तेमाल किया, 0.5 नॉर्मल। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैल्शियम क्लोराइड मिल गया होगा, H2O मिल गया होगा। दिस इज रिएक्शन, बट HCl एक्सेस में था और ये बची हुई अमाउंट किससे रिएक्शन करवाई गई? NaOH से। और क्या बन गया? NaCl प्लस H2O। और ये NaOH जो खर्च हुआ 0.3 m था और 10 ml खर्च हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl यहां भी खर्च हुआ है, HCl यहां भी खर्च हुआ है, और HCl का वैलेंसी फैक्टर तो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। कह सकते हैं इस बात को, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिकॉज वैलेंसी फैक्टर ऑफ द HCl इज सेम इन बोथ द रिएक्शंस, सो वी कैन से इट। अदरवाइज इंडिविजुअली सॉल्व करो। अगर मान लो HCl का वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शंस में अलग अलग है, तो फिर हमें NaOH और HCl के टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस फैक्ट अलग से अप्लाई करो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, और HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अलग से, वरना तो सेम है। यू कैन डू सिंपल क्वेश्चन। तो इक्विवेलेंस ऑफ HCl टोटल 50 ml 1000 into 0.5 n normality into volume number of gram equivalents is equal to कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मान लो W ग्राम अपॉन 40 प्लस 16 और 1 17 17 दूनी 34 34 40 40 और 3 7 74 इज द मोलर मास, यही है ना। 40 प्लस 34, हाँ 74। दीज आर द मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2, क्योंकि 2 मोल OH माइनस लूज किए हैं, तो वैलेंसी फैक्टर 2 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ NaOH कितने खर्च हुए हैं? 0.3 मोलर इंटू वॉल्यूम 10/1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH 1 ही होता है। तो बड़ा सीधा साधा सवाल था। W की वैल्यू यहाँ से जरा देखें तो W अपॉन 2 6 7 37, तो W अपॉन 37 इज इक्वल टू 50/1000। तो ये एक तरीके से 1000 कॉमन ले लो, तो 525 माइनस कितना 3, तो कितना हो गया 22/1000। तो W की वैल्यू आ गई 22 इंटू 37/1000, कितना हो गया ये 0.22 इंटू 3.7 ग्राम। मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो ये लगभग आ जाता है, वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली 0.814 ग्राम। हाँ ये वैल्यू आ गई, तो कर ही लो मल्टीप्लाई। 3.7 2 2 2 14 7 74 4 11 8 बिल्कुल। तो 0.814 ग्राम। सो परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो गई? सो परसेंटेज प्योरिटी विल बी व्हाट? एक्चुअल मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द सैंपल W अपॉन सैंपल का मास 10 इंटू 100, तो W 8.14%। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये आंसर है। यहां से 8.14% प्योरिटी विल बी देयर इन द सैंपल एंड दैट इज इट, दिस इज द आंसर। ये था बैक टाइट्रेशन, कोई बहुत विशेष बात नहीं थी। नहीं पढ़ा भी हो तो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। टाइट्रेशन इज ओवर, टाइट्रेशन फिनिश हो गया। अब तो आपको प्रैक्टिस करनी है। इनफ क्वेश्चंस आल्सो वी हैव सॉल्व्ड। K1O4 K2CR2O7 बहुत बढ़िया कॉमन टाइट्रेंट हैं। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं। टाइट्रेशन मेजर पार्ट तो चैप्टर का हो गया, बट एंड में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम एक्स्ट्रा टर्म्स लाइक वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या चीज़ होती है, जैसे परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ऑल दैट वी शैल टॉक अबाउट। ये बात नोट करो और हेडिंग लिखो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। नोट इट डाउन।
परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। अब बच्चे चूंकि 11th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कई बार वो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में थोड़ा कम समझते हैं, बट कम इसलिए क्योंकि अलग से पूरा का पूरा 12th क्लास में, हालांकि 11th क्लास में ब्लीचिंग पाउडर तो पढ़ते हो आप, एस ब्लॉक में आता है, बट वो आएगा अभी 12th क्लास में अलग से आप पढ़ते हो हैलोजन एंड नोबल गैसेस, पी ब्लॉक में ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो CaOCl2 होता है। इसकी स्ट्रक्चर भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैल्शियम 2+ Cl- OCl-। इस तरह का ये सॉल्ट होता है CaOCl2, और ब्लीचिंग एक्शन इज बिकॉज ऑफ OCl-, हाइपोक्लोराइट आयन। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर is due to hypochlorite ion। कौन? OCl-। तो हाइपोक्लोराइट आयन की वजह से ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीचिंग एक्शन होता है। ब्लीचिंग का मतलब रिमूवल ऑफ कलर। अरे ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? हेयर ब्लीच कराते हैं ना भाई, कई बार होता है कि फैशन के अंदर रंग बिरंगे बाल कर लेते हैं, लाल रंग हरे रंग के बाल कर लिए, और कई बार क्रिकेट का मैच देखने जा रहे हैं, देख तो एक से एक कार्टून दिखता है वहाँ पे स्पेक्टेटर्स में, देख रहे हैं साहब, ठीक है, तो शौक की बात है, लाल रंग करा लिए, अब लाल से मन भर गया, अब हरा कराना है, तो ऐसा थोड़ी लाल के ऊपर हरा पोत दिया। वो लाल रंग पहले हटाना पड़ेगा, तो ब्लीच करने पड़ेंगे, हेयर्स को ब्लीच करना पड़ेगा। ओरिजिनल कलर तो आपका नेचुरल कलर तो मान लो ब्लैक कलर है, तो वो ब्लीचिंग सब्सटेंस ओरिजिनल वाले, वो ओरिजिनल तो मेंटेन रहेगा, और वो जो लाल रंग था वो हटा देगा। उसके बाद फिर आप ग्रीन कलर उस पर अप्लाई करोगे, नई डाई अप्लाई करोगे। डाई मतलब कलरिंग सब्सटेंस, और ब्लीचिंग मतलब रिमूवल ऑफ डाई और रिमूवल ऑफ कलर। तो ब्लीचिंग मीन्स रिमूवल ऑफ कलर, कलरिंग सब्सटेंस को या डाई को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग एक्शन। दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ OCl-। खैर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात तो हम करेंगे 12th क्लास में। तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो सर इसमें दिक्कत क्या है? Cl2 दे देगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जब पानी में डुबोगे या मान लो डाइल्यूट HCl या एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हो तो ये Cl2 दे देता है, और वही Cl2 तो एक तरीके से ब्लीचिंग का काम करता है। तो सर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कॉमर्शियली अवेलेबल सैंपल्स जो होते हैं वो प्योर नहीं होते, उसके अंदर कचरा होता है, उसके अंदर इंप्योरिटीज होती है, एंड अकॉर्डिंगली द प्राइसिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज सेट डिपेंडिंग अपॉन द प्योरिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो कॉमर्शियली अवेलेबल ब्लीचिंग पाउडर commercially available bleaching powder has some impurities, इसलिए उसमें से कितना क्लोरीन हमें मिल सकता है वही तो हम डिटरमिन करते हैं। और कैसे डिटरमिन करते हैं? जैसे ये ब्लीचिंग पाउडर है और इसमें इंप्योरिटीज भी हैं। ब्लीचिंग पाउडर एंड इंप्योरिटीज आर देयर। मान लो ये W ग्राम सैंपल लिया, अब उसके अंदर अब ऑब्वियसली इसको आप डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर दो। तो डिसॉल्व करोगे तो Cl2 लिबरेट होगी इसमें से, एंड दैट इज टाइट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ द एक्सेस ऑफ Ki solution, kind of iodometric titration, and it forms Cl- and I2, and I2 is estimated with standard hypo solution। कौन? Na2S2O3, और यहां से ये बना लेगा NaI प्लस Na2S4O6। ऑलरेडी हम हाइपो का यूज पढ़ चुके हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन भी पढ़ चुके हैं। ये प्रोसीजर है फाइंड आउट करने का कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर। तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन? परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर सैंपल
तो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा, क्लोरीन का मास जो मिल सकता है, ये मिला ना, ये रहा, अपॉन सैंपल का मास, सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इंटू 100, दैट मीन्स मास ऑफ Cl2 अपॉन सैंपल का मास कितना, वो ये रहा W इंटू 100। क्लोरीन का मास कैसे फाइंड आउट करें, बाय टाइट्रेशन। स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन यूज हुआ तो इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2, और I2 का वैलेंसी फैक्टर, I2 इंटरमीडिएट है और I2 का वैलेंसी फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है, तो इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2, इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Cl2। तो कॉन्सेप्ट, मैं ये राइट साइड वाला हटा रहा हूं, मुझे चाहिए लिखने के लिए जगह, नोट करो। क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपको ये भी ना पता हो ना कि वो हाउ टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, तो आप लैंग्वेज से क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंपल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100। परसेंटेज तो हमेशा 100 पे डिफाइन होती है ना, वो राइट साइड वाला जरा ये नोट करो, मैं हटाऊंगा इसको। तो हमने क्या किया, ब्लीचिंग पाउडर का सैंपल लिया, W ग्राम था, उसमें जरूर कचरा इंप्योरिटीज होंगी। अब कितनी हैं वो तो देखना पड़ेगा, इंप्योरिटीज ज्यादा होंगी तो Cl2 कम मिलेगा इन द गिवन सैंपल, इंप्योरिटीज कम होंगी तो Cl2 ज्यादा मिलेगा, और मैक्सिमम Cl2 कम मिलेगा जब इंप्योरिटीज हो ही ना, जब इंप्योरिटीज हो ही ना तो Cl2 मिल जाएगा। तो यहां से इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2। ये एक रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, एक रिएक्शन से दूसरे में शिफ्ट हो जाओगे यदि इंटरमीडिएट का वैलेंसी फैक्टर सेम है, और सेम है I2 का वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर I2 का 2 है दोनों रिएक्शंस में, I2 I माइनस में कन्वर्ट हुआ, I2 I माइनस से बना है। सीख चुके हैं ये वाला पॉइंट हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 मतलब मोल्स ऑफ Cl2, तो मास ऑफ Cl2 अपॉन 71 इनटू वैलेंसी फैक्टर 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी और वॉल्यूम कितना खर्च हुआ हाइपो का वो दिया हुआ होगा। यहां से मास ऑफ Cl2 आ गया, इस मास ऑफ Cl2 को उठाओ 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 और यहां रख दो, ये रहा, रख दिया, आ गया परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, आ गया परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, हो गया सॉल्व। अच्छा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन कब पॉसिबल होगा, जब इंप्योरिटीज हुई ना, जीरो हो, तो प्योर सैंपल होना चाहिए कैल्शियम के सॉल्ट का, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इफ प्योर होगा तो Cl2 की परसेंटेज मैक्सिमम आएगी, वो भी क्वेश्चन करवाएंगे अभी आपसे। पहले पूरी बात नोट करो, क्वेश्चन में दूंगा, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व, नोट इट डाउन। वेल, एक क्वेश्चन लो ऑन परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। हाँ, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 7.1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सस्पेंडेड इन वाटर, सस्पेंडेड मतलब डुबो दिया, इन वाटर was treated with
enough acetic acid and excess of Ki solution, excess of Ki solution, ठीक है. Liberated iodine I2 is estimated with the help of 0.2 m aqueous hypo, ब्रैकेट में दिया है 80 ml is used. Find percentage of available chlorine. इन सैंपल, ब्लीचिंग पाउडर के सैंपल में बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी थ्योरी बताई है. अगर ये ना भी पता हो ना पूरी कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट क्या है, तो भी आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करके क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो. तो गाइज पढ़ो क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, नोट इट डाउन. देखिए जरा सवाल को. क्वेश्चन ने क्या कहा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस impurities इज प्रेजेंट इन इट एंड दिस सैंपल इज गिवन टोटल 7.1 ग्राम. ठीक है, आपने वाटर मिलाया, एसिटिक एसिड मिलाया, तो ऑब्वियसली Cl2 लिबरेट हुई होगी जो कि Ki के साथ I2 बनाएगा, और I2 का एस्टिमेशन आपने हाइपो से कर लिया. और कितना हाइपो खर्चे में आया, 80 ml एंड वॉट 0.2 m हाइपो, तो वो NaI प्लस Na2S4O6 बन गया. अंडरस्टूड द पॉइंट. अब यहां पर वी हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस. इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Cl2. तो क्या मास ऑफ Cl2 अपॉन 71 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइपो 80/1000 इंटू 0.2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1. हाइपो का वैलेंसी फैक्टर 1 है, कई बार यूज कर चुके हैं. क्यों, +2 से +2.5 में आ गया है सल्फर. पर सल्फर आधे का चेंज और 2 सल्फर बैठे हाइपो के अंदर, तो वैलेंसी फैक्टर इज 1. वैलेंसी फैक्टर सही से ना आया तो फिर चैप्टर ही क्या आया, फिर तो क्या, फिर तो कुछ ना होना, बेकार है सब. यहाँ से सॉल्व कर लो, ये हट गया, ये 0.1 रह गया, तो मास ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 71 इंटू 0.8/100 ऐसा लिख लो, इतने ग्राम. तो बस परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन कितना हुआ, मास ऑफ Cl2 अपॉन सैंपल का मास 7.1 ग्राम इंटू 100. करिए सॉल्व. तो कितना हो गया ये 71 इंटू 0.8/100 अपॉन 7.1 इंटू 1000 100. यही हुआ ना. हाँ सही बात है. 100 से ये 100 कैंसिल, ये 10 बार कैंसिल, 8%. बहुत सिंपल से कैलकुलेशन थी. आंसर इज 8%. सो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इज 8%. तो गाइज इस तरीके से. अच्छा बात आती है कि सर ये 8% अच्छा है, मतलब ये काफी प्योर सैंपल है या इसमें कचरा पट्टी बहुत ज्यादा है. तो फिर एक काम कर लो ना कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन. तो लेट अस डू द कैलकुलेशन. क्वेश्चन ही ले लो उसका भी, जरा एक बार लिखियो इसको, फिर मैं एक सवाल देता हूं, खुद ही कैलकुलेट करके बताओ. ये तो 8% आ गया ना.
मान लो क्वेश्चन यही हो, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल Cl2 या अवेलेबल क्लोरीन, ऐसे लिख लो, इन ब्लीचिंग पाउडर। मान लो यही सवाल हो, बस छोटा सा ये सवाल, छोटा सा नहीं है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन पॉसिबल इन द ब्लीचिंग पाउडर। ये जब ही होगा तो मैक्सिमम अवेलेबल क्लोरीन मीन्स ब्लीचिंग पाउडर जो सैंपल है शुड बी प्योर। तो इसका मतलब CaOCl2 है। तो देखना इसमें परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना हुआ इन द सैंपल। मान लो कैसे कैलकुलेट करो क्लोरीन, तो क्लोरीन का मास ऑफ Cl2 अपॉन मास ऑफ CaOCl2 इंटू 100। मान लो ये 1 मोल ले लिया, तो Cl2 एक मोल में 1 मोल Cl2 है तो 71 ग्राम अपॉन टोटल का मोलर मास 40 प्लस 16 प्लस 71 इंटू 100। तो देखना कितना हुआ 7100 अपॉन 40 और ये कितना हो गया 7, 6 और 1 7 और 7 और 1 8 और 4 12, 127। तो ये कितना हो गया देखना 127 से डिवाइड कर दो तो लगभग मान लो ये इसको ऐसे लिख लो 710 अपॉन 12.7, 13 ही ले लो, 50-55-60% समथिंग लाइक दैट। देख लेना 12 छंग 72, 60% तो थोड़ा कम, मे बी 57 और 58% अप्रॉक्स, यही मैक्सिमम पॉसिबल है। देख लेना, गुणा भाग कर लेना, लगभग 55 से 60% के बीच में ये वैल्यू विल कम दैट दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। नोट करें। तो ये था परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर। ऐसी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो लिखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। Volume strength of H2O2 solution. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इट इज एन ऑल्टरनेट मेथड टू एक्सप्रेस concentration of H2O2 aqueous solution। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत अच्छा रिएजेंट होता है, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाउएवर H2O2 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ H2, वैसे तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 को रिप्रेजेंट करना है तो यू हैव मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, बट एक और तरीका भी है H2O2 की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मान लो जैसे ये बॉटल है, इस पर एक लेवल लगा हुआ, मान लो ये सॉल्यूशन भरा हुआ, इसमें ये रहा यहां तक H2O2 एक्वस सॉल्यूशन, और इस पर लेवल लगा हुआ है यहां, मान लो ऐसा जैसे 10 वॉल्यूम H2O2 ऐसा लिखा हुआ है। क्या मतलब है इसका कि 10 वॉल्यूम H2O2 या X वॉल्यूम H2O2, तो क्या डेफिनेशन है, X वॉल्यूम H2O2 solution means 1 liter of
this H2O2 solution तो x volume H2O2 solution means 1 liter of this H2O2 solution is capable of giving a maximum of x liter of O2 gas under STP condition। ये मतलब है इसका x वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 लीटर ऐसे सॉल्यूशन का, ये वाला 1 लीटर ले लो, ये इज कैपेबल ऑफ गिविंग ए मैक्सिमम ऑफ x लीटर ऑफ O2 गैस अंडर STP कंडीशन। कैसे? H2O2 का सॉल्यूशन थोड़ा सा अनस्टेबल होता है और रखे रखे और थोड़ा वार्म कर दो तो जल्दी से डिकम्पोज हो जाता है H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। तो ये पता क्या बोल रहे हैं कि अगर ये 1 लीटर अगर आपने सॉल्यूशन लिया है तो 1 लीटर सॉल्यूशन O2 के कितने वॉल्यूम दे सकता है? x लीटर अंडर STP। तो x लीटर अपॉन 22.7 से डिवाइड कर दो। आप तो जानते हो मोलर वॉल्यूम क्या लेते हैं गैसेस का STP पर 22.7, नहीं पहले लेते थे 22.4, अब 22.4 हमने छोड़ दिया भैया। जेई 2019 या जेई 2020 में क्वेश्चंस में गड़बड़ करके आ गए बच्चे इस चक्कर में, उन्होंने 22.4 लिया, आंसर मैच नहीं करा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में गड़बड़ हुई है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में फिलअप करने थे आंसर्स को, लिखना था उसमें, टाइप करना था कंप्यूटर बेस्ड पेपर में, तो बच्चों का वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। तो 22.7 लें आप, x वॉल्यूम था लीटर में अपॉन 22.7 क्या बन गए? मोल। इसका मतलब 1 लीटर H2O2 मैक्सिमम कितना O2 दे सकता है पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद? x अपॉन 22.7 मोल। तो इसका मतलब आधा मोल मिलता है 1 मोल से, तो इतने मोल अगर O2 बने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने मोल मिल गए? तो मोल्स ऑफ H2O2 कितने प्रेजेंट थे? डबल, 2 इंटू x अपॉन 22.7 मोल। सो व्हाट इज द मोलैरिटी? द मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम, मोल्स कितने? x अपॉन 2x अपॉन 22.7 डिवाइडेड बाई 1 लीटर। सो दिस इज द वन। तो मोलैरिटी इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट। तो गाइस मोलैरिटी कितनी हो गई? तो मोलैरिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2x, ले लो इसको, तो 2x अपॉन 22.7 वेयर x इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वैसे अगर 22.4 ले लो तो ये x2 कैंसिल आउट हो जाएगा उससे, तो x अपॉन 11.2 आ जाएगा। पहले क्या लेते थे? 22.4 लेते। सो दिस इज द रिलेशन। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर x दी हुई हो, मान लो कोई यूं कह दे आपसे, ऐसे बोल दे जैसे एग्जांपल, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज 20 वॉल्यूम, ऐसा लिखा हुआ है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन 20 वॉल्यूम है। फाइंड मोलैरिटी। तो कौन सी बड़ी बात है, फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 20 अपॉन 22.7, दैट्स इट, मोल पर लीटर। दैट्स इट, 2 इंटू 20 अपॉन 22.7 m मोल पर लीटर। हो गया। अब तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर पता है तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 2x अपॉन 22.7 वेयर x इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। जैसे मैंने एग्जांपल देख के बताया, आ गई समझ में बात। H2O2 कैसे यूज करते हैं? जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट कैन बी एक्टेड और कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो मतलब, तो H2O2 अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो याद रखो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो खुद रिड्यूस होगा, तो क्या बनाएगा? H2O एंड द वैलेंसी फैक्टर वुड बी 2 व्हेन इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यदि H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कर रहा है जैसे KMnO4 टाइप, तो कन्वर्ट होगा O2 में, तो भी इसका वैलेंसी फैक्टर 2 ही होगा। हालांकि ये बात मैंने बता चुका हूं।
बड़े काम के कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई है तो बस कुछ नहीं, मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद फिर तो जो चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो पूरी निचोड़ क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला और मोलरिटी क्या है? तो मोलरिटी ऑफ H2O2 इज नथिंग बट 2 into वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन अपॉन 22.7। बस ये फॉर्मूला है, ये रिमेंबर द फॉर्मूला, अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। तो गाइज ये था वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर मैंने समझा दिया, क्वेश्चन भी कर लिया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मैंने डिफाइन कर दिया। बाकी एक बार मोलरिटी आ गई तो क्वेश्चन तो एज यूजुअल यू विल सॉल्व, दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। ऐसे ही हमें बात करनी है ओलियम के बारे में एंड हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। चलिए अभी इसको यही स्टॉप करते हैं, दैट्स इट फॉर नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बिल्कुल एंड में आ गए हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में टाइट्रेशंस तो हम पढ़ चुके, डबल टाइट्रेशन भी पढ़ लिया हमने, रेडॉक्स टाइट्रेशंस पढ़ लिए, KMnO4 K2Cr2O7। कुछ एडिशनल टर्म्स थे जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हमने डिफाइन कर दी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को रिलेट कर लो, बाकी तो फिर H2O2 को जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकते हो। देन वी टॉक्ड अबाउट, उससे पहले हमने बात कर ली थी परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर। अब बात करते हैं बचे हुए दो टर्म, चैप्टर एंड हो जाएगा। कौन से दो टर्म? एक तो ओलियम, लेबलिंग ऑफ ओलियम कैसे करते हैं, और दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और खासकर जेई मेन जेई एडवांस दोनों में इंपॉर्टेंट है। ओलियम इनफैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओलियम पे कभी क्वेश्चन दिखाई पड़ा नहीं हमें, बट पूछ तो सकते ही हैं, तो लिखो ओलियम। ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट करने का मेथड है। एक्चुअली ओलियम इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ SO3 गैस डिजॉल्व्ड इन प्योर H2SO4। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। पानी नहीं है कहीं भी कहीं तक इसमें, प्योर H2SO4 में SO3 को डिजॉल्व कर दो तो ये बन जाता है ओलियम। तो SO3 प्लस H2SO4 का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड ओलियम। कई बार हम इसको फ्री SO3 बोलते हैं, कई बार इसको हम कंबाइंड SO3 भी बोलते हैं। फ्री SO3, कंबाइंड SO3। अल्टीमेटली SO3 क्या है? कंबाइंड SO3 मतलब जैसे SO3 है, पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेता है? H2SO4। अगर 1:1 के मिक्सचर में मिलाया जाए तो ये चूंकि H2SO4 के अंदर भी SO3 छुपा हुआ तो है, तो इसलिए इसे बोलते हैं कंबाइंड SO3, और ये फ्री SO3 है ओलियम के अंदर। तो इट इज अ मिक्सचर। कई बार ओलियम को ऐसे भी बोलते हैं, अगर 1:1 मिक्सचर ऑफ SO3 एंड मोलर मिक्सचर ऑफ कोर्स एंड H2SO4 क्या देगा? H2S2O7। इसे भी कई बार हम ओलियम बोलते हैं, बल्कि कई बार बच्चे इसे ही समझते हैं कि H2S2O7 इज ओलियम। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसे भी कई बार ओलियम बोलते हैं बच्चे। तो दिस इज वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओलियम वेयर द मिक्सचर इज 1:1 मोलर ऑफ SO3 एंड H2SO4। बट जरूरी थोड़ी है हमेशा 1:1 मिक्सचर भी हो, 1:2 भी हो सकता है, 2:1, ये कुछ और भी रेशियो हो सकते हैं। तो ओलियम कैन हैव द वाइड वैरायटी ऑफ द कॉम्पोजिशंस। दिस इज वन पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ ओलियम। तो यस, यू कैन से H2S2O7 इज ओलियम। हाँ हाँ, ओलियम है, वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओलियम। अदरवाइज देयर मे बी वेरियस कॉम्बिनेशंस of the mixture of SO3 and H2SO4 and maybe various compositions of oleums। तो ओलियम ये होता है। अब बात आती है कि ओलियम की रेटिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कई बार एक बॉटल है, उसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ ये सॉल्यूशन भरा हुआ, ये रहा, इस पर एक लेबल लगा हुआ ऊपर, उस पर लिखा हुआ है 118% ओलियम, ऐसा लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 118% ओलियम? 118% ओलियम का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन भरा हुआ है, ऑफ कोर्स ये सॉल्यूशन क्या है? ये ओलियम ही तो है, मिक्सचर ऑफ
SO3 एंड H2SO4। ये इनका मिक्सचर है। मिक्सचर जरूरी नहीं है कि 1:1 के रेशियो में हो, नीड नॉट बी 1:1 रेशियो, कोई और रेशियो भी हो सकता है। उसे हमने मान लो ऐसा लिखा हुआ 118% ओलियम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? अच्छा, ये जो परसेंटेज ऑफ ओलियम होती है, रेटिंग ऑफ ओलियम, ये है रेटिंग ऑफ ओलियम। ये रेटिंग ऑफ ओलियम है। इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग बताता हूं मैं। 118% रेटेड ओलियम मीन्स if 18 gram of water is added into 100 gram ओलियम सैंपल, ये वाला ओलियम सैंपल जिस पे 118% रेटेड ओलियम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर 18 ग्राम पानी 18 ग्राम मतलब 118 में से 100 घटा दो, तो 18 ग्राम पानी अगर 100 ग्राम ओलियम सैंपल में मिक्स किया जाए, देन all SO3 will convert into H2SO4 and pure H2SO4 obtained will be 118 ग्राम। ये है बच्चों परिभाषा। फिर सुनो, मैं जनरल डेफिनेशन भी लिखूंगा। ये तो मैंने स्पेसिफिक डेफिनेशन लिख दी 118% ओलियम की एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि बहुत कॉमन होता है ये 118% ओलियम। 118% ओलियम का मतलब ये है कि 100 के ऊपर जितना है, कितना है 18 ग्राम अगर पानी मिला दो 100 ग्राम इस ओलियम सैंपल में, तो पूरा का पूरा SO3, ऑल SO3 विल कन्वर्ट इनटू H2SO4 एंड द प्योर H2SO4 ऑब्टेन्ड विल बी 118 ग्राम। ये तो हो गई स्पेसिफिक डेफिनेशन इसके लिए। अच्छा, इसको मैं मैथमेटिकली अगर स्टाइकोमेट्री अगर देखूं, तो इसका मतलब SO3 को आपने H2O मिला करके H2SO4 में कन्वर्ट किया, तो क्या बोल रहे हैं आप? 18 ग्राम पानी मतलब 18/18 1 मोल। तो स्टाइकोमेट्री के हिसाब से पूरा SO3 कन्वर्ट हो गया है, तो ये भी 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल का मतलब कितना? 80 ग्राम। इसका मतलब ये था कि 118% ओलियम में 1 मोल SO3 प्रेजेंट था, 80 ग्राम था, तो आउट ऑफ 100 ग्राम 80 ग्राम SO3 था। तो इसका मतलब SO3 प्लस H2SO4, ये 100 ग्राम सैंपल में आपने 18 ग्राम पानी मिलाया था 1 मोल, उससे पूरा SO3 कन्वर्ट हो गया H2SO4 में, तो फिर तो SO3 भी 1 मोल हुआ ना। और SO3 का मोलर मास कितना होता है? 80। तो इसका मतलब 80 ग्राम SO3 था इसमें। और फिर ऑब्वियसली 100 ग्राम का टोटल मिक्सचर है SO3 और H2SO4 का, और उसमें 80 ग्राम SO3 है, तो ऑब्वियसली 20 ग्राम कौन होगा? H2SO4। तो इसका मतलब कॉम्पोजिशन क्या हो गया? 80% बाई मास ऑफ SO3, 20% बाई मास ऑफ H2SO4। आ गया कॉम्पोजिशन। इस तरीके से फाइंड आउट कर। अच्छा, ये तो मैंने स्पेसिफिक केस ले लिया 118%। जनरल केस लें X% ओलियम हो, तो फिर कैसे बात करेंगे? पहले ये एक बार लिखो, ओलियम बच्चों को थोड़ा कम पल्ले पड़ता है। पल्ले पड़ना मतलब दिमाग में थोड़ा देर से घुसता है। तो उसके लिए क्या करते हैं सब? फिर उसके लिए 1 की जगह 2 बार 3 बार पढ़ो और थोड़ा समय दो। आज पढ़ा, थोड़ा कम समझ में आया, ठीक है, घूमते टहलते जा रहे हैं, लंच खाते जा रहे हैं, ओलियम चल रहा है दिमाग में, SO3 का मिक्सचर H2SO4 में। मैं तो हमेशा H2S2O7 को ही ओलियम मानता था। नो, दैट इज वन पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन ऑफ द ओलियम। सोचते जा रहे हो आप, मैं एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा हूँ अभी। बच्चा मतलब स्टूडेंट। अच्छा, फिर खाना खाने बैठे, मैस में गए खाना खाने या घर पे खाना खाने कर रहे हैं। खाना अच्छा कहाँ लगता है आपको? घर का होता पिज़्ज़ा बर्गर अच्छे लगते हैं आपको, चाउमीन। आजकल वो चल रहा है, वो सफ़ेद क्या होते हैं ना, क्या खाते हो यार? वो कच्चे से अजीब से मोमोज। अरे यार, क्या खाते हो आप लोग भी? कच्ची मैदा होती है, हालांकि वो शायद स्टीम से बनते हैं, वैसे तो मैदा ही मैदा खाते रहते हो आप लोग। खैर छोड़ो। तो आप जा रहे हो, मतलब बच्चा क्या हो रहा है? ओलियम चल रहा है। हाँ, बताया था 118% वाला। कुछ तो क्लियर होगा शाम तक, और अगले दिन देखना, अगले दिन फिर पढ़ो इसको। अगले दिन तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल क्लियर एवरीथिंग। बहुत कम स्टूडेंट बचेंगे जिसे तीसरे दिन तक जाना पड़ेगा उसे समझने के लिए। कई बार टाइम भी देना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। तो चलो, ये तो मैंने स्पेसिफिक केस ले 118%।
लेट अस टेक अ जनरल केस, x% ओलियम अगर हो, रेटिंग ओलियम की x% हो, तो उसमें फिर कैसे कंपोजिशन फाइंड आउट करें। तो जरा लिखियो एक बार ये सब, नोट इट डाउन। यार ये बोर्ड जो है ना, ये थका देता है ये साफ करने में, पता नहीं ये शायद इंक में कुछ प्रॉब्लम है, बोर्ड को लगता है धुलवाना पड़ेगा। जैसे मान लो SO3 प्लस H2SO4 जनरल केस ले ले, और ये है x% ओलियम, 100 ग्राम सैंपल। ओलियम की रेटिंग चूंकि परसेंटेज में है और परसेंटेज हमेशा 100 पर डिफाइन होती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफ x माइनस 100 ग्राम water is added to 100 gram of this oleum sample, all SO3 converts to H2SO4 and pure H2SO4 obtained is कितना? x ग्राम। यही तो परिभाषा थी, इससे जस्ट पहले मैंने 118% की जो डेफिनेशन थी वो ऐसे ही तो दी थी। तो इफ x माइनस 100 ग्राम वाटर इज एडेड, तो कैसे जरा देखियो, SO3 में H2SO4 मिला दो, क्या बनाया? H2SO4। अब H2O है, कितना मिलाना है? x माइनस 100 ग्राम, 18 से डिवाइड कर दो, क्या बन गए? मोल। तो इतने ही मोल किसके होने चाहिए? SO3 के। तो x माइनस 100 अपॉन 18 मोल हो गया ये भी। तो इसका मतलब मास कितना हो गया SO3 का? x माइनस 100 अपॉन 18 इंटू 80 मोलर मास है, इतने ग्राम। तो ऑब्वियसली फिर 100 ग्राम सैंपल था टोटल, तो फिर H2SO4 का मास कितना हुआ? मास ऑफ H2SO4 दैट इज 100 ग्राम में से मास ऑफ SO3 घटा दो, so you get 100 minus x minus 100 into 80 upon 18। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सिंपल, इंटू 40 अपॉन 9 ग्राम, ये मतलब हुआ। तो इसका मतलब एक तरीके से कॉम्पोजिशन आ गया। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ SO3 कितना हो गया? परसेंटेज बाय मास ऑफ SO3 मतलब SO3 का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ SO3 वो ये रहा, अपॉन मास ऑफ द सैंपल कितना लिया था? 100 ग्राम इंटू 100, आ गई परसेंटेज x माइनस 100 इंटू 40 अपॉन 9। ये है परसेंटेज बाय मास ऑफ SO3। रिमेंबर, याद कर लो फॉर्मूला, परसेंटेज बाय मास ऑफ SO3 ये है x इज द रेटिंग ऑफ ओलियम। तो x की वैल्यू पुट कर लो, आ गई परसेंटेज बाय मास ऑफ SO3, 100 में से घटा दो, आ गई परसेंटेज बाय मास ऑफ H2SO4। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन। तो ये था कॉम्पोजिशन ऑफ ओलियम। ये था कॉम्पोजिशन ऑफ ओलियम। अब बात आती है कि सर x की वैल्यू क्या हो सकती है? 100 से कम तो हो नहीं सकती। अरे पक्की बात है, 100 से कम हो जाएगी, 100 से कम हो गई तो ये तो परसेंटेज नेगेटिव में चली गई, तो नेगेटिव का तो कोई सेंस ही नहीं है ना। तो इसका मतलब x एनीवे हैज टू बी ग्रेटर देन 100। तो क्या 150%, 200%, 1000%, 10,000% हो सकता है? ना, ऐसा ना है। तो इसका मतलब लेट अस फाइंड व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ x, द रेटिंग ऑफ ओलियम। पहले जरा नोट करियो, नोट इट डाउन। तो कहने का मतलब हमने